आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत करते हैं बीजेपी की लिस्ट से। बीजेपी की तीसरी लिस्ट आने के बाद बिहार बीजेपी में बवाल मच गया है। टिकट बंटवारे से बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता नाराज हैं। नीतीश सरकार में मंत्री रहे गिरिराज सिंह नवादा से टिकट मिलने से नाखुश है। गिरिराज सिंह बेगूसराय से लोकसभा की सीट चाहते हैं। नाराज गिरिराज आज पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात करने वाले हैं। गिरिराज सिंह ने कैमरे पर कबूला कि वो नाराज हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि भरोसे में लिए बगैर पार्टी ने फैसला लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। बिल्कुल मैं नाराज हूं और बिना विश्वास में लिए गए निर्णय लोकतंत्र में उचित नहीं। टिकट बंटवारे से गिरिराज सिंह ही नहीं, अश्विनी चौबे भी नाराज हैं। बताया जा रहा है कि अश्विनी चौबे खुद भी लोकसभा की सीट चाहते थे। अश्विनी चौबे ने कहा कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं की अनदेखी की है। जिताऊ उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया गया। पटना साहिब से टिकट के दावेदार माने जा रहे सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लिस्ट में नहीं है। माना जा रहा है कि पार्टी के खिलाफ अक्सर बयानबाजी करने के चलते उनका नाम वेटिंग में डाल दिया गया है। हालांकि एक चर्चा ये भी है कि शत्रुघ्न सिन्हा उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से सांसद हैं। बीजेपी को बिहार में अभी 8 सीटों का और ऐलान करना है। बीजेपी ने अब तक बिहार की 25 सीटों पर कैंडिडेट का नाम फाइनल कर दिया है। गठबंधन के तहत बीजेपी ने एलजेपी को 7 सीटें दी हैं। भागलपुर से शाहनवाज हुसैन, सारण से राजीव प्रताप रूडी, जबकि हाल ही में आरजेडी छोड़कर पार्टी में आए रामकृपाल यादव को पाटलिपुत्र से टिकट दिया गया है। गुरुवार को बीजेपी ने तीसरी लिस्ट में 97 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। हजारीबाग से यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा को टिकट गया है, जबकि मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन को टिकट दिया गया है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी किस सीट से लड़ेंगे, इसका ऐलान होली के बाद हो सकता है। मोदी के वाराणसी सीट से लड़ने की खबरें हैं। हालांकि मोदी की सीट पर मुहर होली के बाद लगेगी। वाराणसी और लखनऊ के बाद नरेंद्र मोदी को बिहार की मुजफ्फरपुर सीट से चुनाव लड़ने का न्यौता मिला है। जेडीयू से निलंबित मुजफ्फरपुर सांसद जय नारायण निषाद ने मोदी का समर्थन करते हुए अपनी सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। बीजेपी नेता और भोपाल के मौजूदा सांसद कैलाश जोशी ने लालकृष्ण आडवाणी को भोपाल से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। उन्होंने बताया कि वो आडवाणी से मिलकर भी कह चुके हैं कि वो भोपाल से चुनाव लड़ें। कैलाश जोशी ने पहले ही चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर रखा है। उड़ीसा के संभलपुर में आज मोदी गढ़ेंगे। संभलपुर के पीएचडी ग्राउंड में मोदी की विजय संकल्प समावेश रैली होनी है। इसके बाद मोदी दिल्ली लौटेंगे और तालकटोरा स्टेडियम में वकीलों के सवालों का जवाब देंगे। बीएसआर अध्यक्ष श्रीरामुलु आज अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर सकते हैं। सुषमा के विरोध के बाद भी श्रीरामुलु को पार्टी ने बेलारी से टिकट दिया है। श्रीरामुलु कर्नाटक के रेड्डी बंधुओं के करीबी हैं। लोकसभा चुनाव में टीआरएस ने बीजेपी से हाथ मिलाने की ओर कदम बढ़ाया है। कांग्रेस से बात न बनने पर टीआरएस ने बीजेपी से बातचीत शुरू की और उम्मीद जताई जा रही है कि बातचीत सफल रहेगी। कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई दागियों को टिकट दिया गया है। चंडीगढ़ सीट से दागी पवन बंसल को टिकट दिया गया है। पवन बंसल को रेलवे घूसकांड की वजह से रेल मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। पवन बंसल के भांजे पर आरोप लगा था कि वो मंत्रालय में पैसे लेकर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग कराता था। पवन बंसल के अलावा एक और दागी कांग्रेसी नेता सुबोध कांत सहाय का पत्ता भी कटने से बच गया। उन्हें कांग्रेस ने रांची से टिकट दिया है। कांग्रेस 71 उम्मीदवारों में 11 महिला हैं। फिरोजाबाद से सांसद अभिनेता राज बब्बर को इस बार गाजियाबाद से टिकट दिया गया है, जबकि अभिनेत्री नगमा को मेरठ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने यूपी की बड़ी सीटों में से एक लखनऊ के लिए भी कैंडिडेट मैदान में उतार दिया है। इस सीट से कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी को टिकट मिला है। जबकि बेगम नूर बानो को मुरादाबाद, भक्त चरण दास को कालाहांडी और शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम में मैदान में उतारा गया है। फूलपुर से क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को टिकट दिए जाने को लेकर कांग्रेस में विरोध तेज होता जा रहा है। इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैफ को काले झंडे दिखाए। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे, खिलाड़ी नहीं नेता चाहिए।
अभिनेत्री गुल पनाग चंडीगढ़ संसदीय सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने इसका औपचारिक ऐलान किया। गुल पनाग को जसपाल भट्टी की पत्नी सविता भट्टी के बदले उम्मीदवार बनाया गया है। आम आदमी पार्टी ने पहले सविता को टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। टिकट बंटवारे को लेकर नाराज चल रही शाजिया अल्वी को आम आदमी पार्टी गाजियाबाद सीट से लड़ने का ऑफर दे सकती है। दिल्ली से टिकट नहीं मिलने पर शाजिया नाराज हो गई थी। सूत्र बताते हैं कि उन्हें दिल्ली से सटे गाजियाबाद से लड़वाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को धमकी दी है। केजरीवाल ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो मीडिया वालों को जेल भिजवा देंगे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मीडिया मोदी के हाथों बिका हुआ है। दरअसल केजरीवाल इसलिए नाराज है कि इन दोनों टीवी और अखबारों में उनके पक्ष में खबरें नहीं चलती हैं। नागपुर में केजरीवाल ने डिनर पार्टी का आयोजन किया। इस डिनर में शामिल होने वाले लोगों से 10,000 की रकम वसूली गई। महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे केजरीवाल का दूसरा दिन भी विवादों के घेरे में रहा। नागपुर में केजरीवाल की काफिले में चल रही एक कार ने एक्टिवा से जा रही एक महिला को टक्कर मार दी। इस कार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सवार थे। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। केजरीवाल के काफिले में चल रही फॉर्च्यूनर कार ने जब इस महिला को टक्कर मारी, उस समय केजरीवाल अपनी गाड़ी में बैठे रहे। उनकी कार चला रहा शख्स काफी देर तक लोगों से बहस करता रहा, लेकिन केजरीवाल ने कार से उतरना मुनासिब नहीं समझा। महाराष्ट्र दौरे के तीसरे दिन आज केजरीवाल नागपुर के छत्रपति नगर से कैंपेन की शुरुआत करेंगे। अंजलि दवानिया के समर्थन में पहुंचे केजरीवाल शाम 4 बजे केपी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुंबई में बगैर इजाजत रोड शो करने के चलते आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सांता क्रूज एयरपोर्ट पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, इसमें केजरीवाल, प्रीति मेनन समेत आपके कई कार्यकर्ताओं के नाम शामिल हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी के कांग्रेसियों को चुनावी मंत्र देंगे। 15 मार्च को राहुल गांधी लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठे करीब 200 पार्टी पदाधिकारियों को चुनावी तैयारियों का गुर सिखाएंगे। राहुल की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में यूपी के प्रदेश स्तर के साथ साथ जिला और ब्लॉक स्तर के भी चुनिंदा कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। राहुल यूपी में चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे, साथ ही आगे की रणनीति के बारे में भी बताएंगे। राहुल गांधी की इस 1 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान लखनऊ दफ्तर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री पदाधिकारियों के साथ मौजूद रहेंगे, तो वहीं दिल्ली में राहुल के साथ यूपी के प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री रहेंगे। राज ठाकरे से करीबी को लेकर बीजेपी से शिवसेना की नाराजगी खत्म नहीं हो रही। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी के नए साथियों को जोड़ने के अभियान पर सवाल उठाया है। आरोप है कि पुराने सहयोगियों को अंधेरे में रखकर नए सहयोगी बनाए जा रहे हैं। सामना में लिखा है कि राजनीति में कोई साधु संत नहीं बचा, हर कोई मौका परस्त हो गया है। मौका परस्त लोग सत्ता के लिए दुश्मनों से लड़ने के बजाय अपने सिर पर ही डंडे मार रहे हैं। महाराष्ट्र में जो हुआ, इसके बाद बीजेपी पर प्रश्न चिन्ह लगा कि क्या वो दोस्ती की कद्र करने वाली और विश्वास लायक पार्टी है। चुनाव नजदीक आते ही केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने सुबह पार्क में सैर करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के अशोक विहार में सिब्बल ने लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याएं पूछी। कई बुजुर्गों ने भी अपनी समस्याएं सिब्बल को गिनाई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से चारा घोटाले से जुड़े कुछ केस खत्म करने को लेकर सीबीआई के टॉप अफसर आमने सामने आ गए हैं। सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा लालू को राहत देने के पक्ष में है, तो वहीं सीबीआई में अभियोजन निदेशक इसके खिलाफ है। दरअसल चारा घोटाले के केस में लालू को सजा सुनाई जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर वो जेल से बाहर हैं, लेकिन इसी घोटाले में उनके खिलाफ कुछ और केस भी दर्ज हैं, जिसे हटाने की लालू ने स्पेशल कोर्ट में अर्जी दे रखी है। लालू ने अर्जी दी है कि एक केस में ट्रायल हो चुका है, तो फिर इसी घोटाले के दूसरे केस में ट्रायल न हो। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा इससे इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन सीबीआई के अभियोजन निदेशक ओपी वर्मा को आपत्ति है। अब अटॉर्नी जनरल से राय मांगी गई है। आरजेडी मुखिया लालू यादव ने झंझारपुर और मधुबनी में चुनावी सभा को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए लालू ने बीजेपी और जेडीयू पर हमला बोला। लालू ने कहा कि इन दोनों दलों को कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, इसलिए आरजेडी नेताओं को अपने पाले में कर टिकट दिए जा रहे हैं। बिहार में आरजेडी को एक और झटका लगा है। आरजेडी विधायक अख्तरुल इमान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसी खबरें हैं कि अख्तरुल जेडीयू के टिकट पर किशनगंज सीट से लड़ने की तैयारी में है। अख्तरुल ने लालू यादव पर विचारधारा से भटकने का आरोप लगाया।
गठबंधन के चलते बिहार की नालंदा लोकसभा सीट एलजेपी को दिए जाने का बीजेपी ने विरोध शुरू कर दिया है। बिहार शरीफ में एलजेपी उम्मीदवार सत्यानंद शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर बैठक का बहिष्कार कर दिया। वाराणसी से नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी में भले ही असमंजस बना हुआ हो, लेकिन मुस्लिम महिला फाउंडेशन चाहता है कि मोदी वाराणसी से चुनावी मैदान में उतरे। इसके समर्थन में संगठन ने बाकायदा पोस्टर भी लगाए हैं। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही। यूपी के पीलीभीत में मोदी साड़ी लोगों के बीच सुर्खियां बनी हुई है। साड़ियों के डिब्बों पर नमो मंत्र के साथ नई उम्मीद भी लिखा गया है। लेकिन मोदी साड़ियां समाजवादी पार्टी को नहीं रास्ता रही। पीलीभीत के विधायक और राज्य मंत्री हाजी रियाज अहमद ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। उनका कहना है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र बागपत पहुंचे आरएलडी मुखिया अजीत सिंह ने समर्थकों के साथ जमकर होली खेली। छपरौली में ढोल नगाड़ों के बीच लोगों ने अजीत सिंह को रंग और गुलाल लगाकर जीत का भरोसा दिलाया। इस मौके पर समर्थकों ने चंदा कर लाखों रुपए पार्टी फंड में दान दिए। निलंबित डीएमके सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री एमके अलागिरी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। खबर है कि उन्होंने डीएमके के यूपीए से अलग होने पर अफसोस जताया। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब डीएमके से अपने निष्कासन से गुस्साए अलागिरी नया राजनीतिक दल बनाने पर विचार कर रहे हैं। वो लोकसभा उम्मीदवारों की डीएमके की सूची में अपने समर्थकों का नाम न होने से भी निराश बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव को नोटिस भेजकर हरीश रावत पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जवाब देने के लिए कहा है। रावत पर आरोप है कि वो सरकारी गेस्ट हाउस को राजनीतिक कामकाज के लिए इस्तेमाल कर रही है। जाने माने वकील राम जेठमलानी अब दुनिया में शांति और सद्भावना के लिए काम करेंगे। इस काम में लगी लंदन की एक एनजीओ द यूनिटी ऑफ फेथ ने राम जेठमलानी को ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। जल्द ही राम जेठमलानी वेटिकन सिटी जाकर पोप से भी मिलेंगे। हरियाणा जनहित कांग्रेस आज लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उम्मीद है कि इस पीसी के दौरान ही वो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेंगे। चुनाव आयोग इस बार मतदान की टाइमिंग 2 घंटे बढ़ाने वाला है। वोटरों की संख्या में इजाफा होने के बाद ये फैसला लिया जा रहा है। अब वोटिंग टाइम 9 के बदले 11 घंटे हो जाएगा। अभी तक सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होती थी और शाम 5 बजे तक चलती थी। अब वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का मजाक उड़ाकर फंस गए हैं। खुर्शीद ने कहा कि दागी सांसदों पर लिया गया फैसला एक जज का मनमर्जी से बनाया कानून है। चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हुए खुर्शीद ने कहा कि आचार संहिता में आप केवल हारने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी ने शरद पवार की 2 तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में शरद पवार काजू बादाम खाते दिख रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि तस्वीरें बीड जिले की हैं, जहां ओले गिरने से फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था और शरद पवार मजे से काजू बादाम खा रहे हैं। शिवसेना का एक प्रतिनिधि मंडल आज महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेगा। मुलाकात में ओलावृष्टि और कुछ दूसरे मुद्दों पर चर्चा होनी है। समाजसेवी अन्ना हजारे आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 बजे रखी गई है। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी के साथ खड़े होने वाले अन्ना आज कुछ अहम फैसला ले सकते हैं। ब्रेक के बाद सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अब नारायण साईं की, जिसे 30 आरोपियों समेत आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जागीरपुरा आश्रम में सेविका से आरोप के मामले में पेशी होगी। सारे आरोपियों को कोर्ट में चार्जशीट की कॉपी दी जाएगी। सहारा प्रमुख सुब्रत राय की होली दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही कटेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की रिहाई का आदेश देने से इनकार कर दिया और 25 मार्च को अगली सुनवाई की बात कही। यानी अगले 12 दिनों तक सुब्रत राय को जेल में ही रहना होगा। सुब्रत राय 4 मार्च से ही तिहाड़ जेल में बंद है। निवेशकों के 20,000 करोड़ नहीं लौटाने के मामले में सहारा प्रमुख को सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजा था। न्यायिक हिरासत को अवैध बताते हुए अर्जी लगाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। दिल्ली एक बार फिर दागदार हुई है। तीसरी क्लास में पढ़ने वाली एक मासूम के साथ स्कूल के चौकीदार ने वहशी करतूत को अंजाम दिया। सीलमपुर में स्कूल के अंदर हुई शैतानी करतूत ने सबको सन्न कर दिया है।
सीलमपुर इलाके में नगर निगम के एक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ने स्कूल जाने से मना किया तो मामले का खुलासा हुआ। बच्ची ने बताया कि 12 मार्च को स्कूल के चौकीदार ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के बयान से सहमे घर वाले स्कूल पहुंचे और 23 साल के चौकीदार को धर दबोचा। बाद में घर वालों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दिल्ली के चर्चित निर्भया गैंगरेप केस में चारों दोषियों की मौत की सजा बरकरार रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए विनय शर्मा, पवन गुप्ता, मुकेश सिंह और अक्षय ठाकुर की फांसी की सजा पर मोहर लगाई है। निर्भया गैंगरेप के चारों आरोपियों को पिछले साल 13 सितंबर को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। गैंगरेप, कत्ल, डकैती समेत 11 धाराओं में इन चारों को दोषी ठहराया गया था। इस फैसले को इन दोषियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले का निर्भया के परिजनों ने स्वागत किया है। निर्भया की मां ने हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की और कहा कि जिन दोषियों को फांसी लगेगी और उसी दिन निर्भया को इंसाफ मिलेगा। निर्भया गैंगरेप के दोषियों के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। वकील एपी सिंह ने तो हाईकोर्ट के फैसले को राजनीति से प्रेरित तक करार दिया और कहा कि चुनाव के चलते ऐसा फैसला लिया गया है। निर्भया के चारों गुनहगारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन भी किया। दिल्ली हाईकोर्ट के पास इन लोगों ने गुनहगारों के वकील एपी सिंह के खिलाफ भी नारेबाजी की। 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में निर्भया के साथ 6 लोगों ने दरिंदगी की थी, जिसके बाद उसकी मौत भी हो गई थी। इन 6 में से एक आरोपी राम सिंह ने जेल में खुदकुशी कर ली थी, तो नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट 3 साल की सजा सुना चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मिलावटी दूध पर रोक लगाने के लिए कानून में संशोधन की वकालत की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि फूड सेफ्टी एक्ट में बदलाव को लेकर सरकार ने अब तक प्रस्ताव तैयार नहीं किया है। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान और उनके 2 दोस्तों पर मुंबई के किला कोर्ट में आरोप तय किए गए। सैफ पर 2012 में मुंबई के ताज होटल में एक एनआरआई के साथ मारपीट का आरोप है। इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। साउथ दिल्ली के एक स्कूल में एक छात्र की बुरी तरह पिटाई और गाली गलौज का वीडियो सोशल साइट्स पर आने से हड़कंप मच गया है। इस वीडियो में 7वीं के एक छात्र को 6वीं क्लास के 2 स्टूडेंट पीटते हुए गालियां दे रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि इस हंगामे के दौरान चारों ओर खड़े हमलावर छात्रों के साथ ही उन्हें उकसा रहे हैं। कुछ छात्र मारपीट का वीडियो भी बनाते दिख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि स्कूल में मोबाइल पर बैन के बावजूद बच्चों के हाथ में मोबाइल भी हैं। इस वीडियो के सामने आने से सदमे में आए पेरेंट्स ने दोषी छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उधर स्कूल प्रशासन का कहना है कि दोषी छात्रों के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। स्कूल के मुताबिक दोनों आरोपी छात्र स्कूल छोड़कर जा चुके हैं। दिल्ली के आईटीओ इलाके में पैसे छीनकर भाग रहे मारुति कार सवार बदमाशों ने होंडा सिटी कार को टक्कर मार दी। लोगों की मदद से पुलिस ने 2 बदमाशों को धर दबोचा। पूछताछ में पता चला कि कार चोरी की है और इसमें सवार बदमाश 2 लड़कों से पैसे छीनकर भाग रहे थे। असम के बोंगाई गांव थाना इलाके से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। बरामद जखीरे में जिलेटिन की 303 खड़े 34 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 1000 मीटर वायर और 40 मीटर फ्यूज वायर शामिल है। इस जखीरे को भूसावारी गांव में एक पत्थर के पास छिपा कर रखा गया था। गुजरात के पाटन शहर में चोरी करने घुसे एक चोर को लोगों ने पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर घंटों पीटते रहे। रोड के किनारे 2 घंटे तक लोग कानून हाथ में लेकर आरोपी युवक को पीटते रहे। इस दौरान हाईवे से पुलिस की गाड़ियां भी गुजरी, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। घंटों बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गई। बिहार के पूर्णिया में एक लड़की को पंचायत के तुगलकी फरमान का शिकार होना पड़ा। पंचायत के फरमान पर लड़की के बाल काटकर चेहरे पर कालिख पोतकर पूरे गांव में घुमाया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पड़ोस के एक हम लड़के से बात करने के चलते इस लड़की के साथ ये अमानवीय व्यवहार किया गया। इस लड़की पर 12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। लड़की के माँ बाप नहीं है, वो अपने दादा दादी के पास रहती है। यूपी के कुशीनगर में दबंगों ने 2 लड़कियों से छेड़खानी कर उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। विरोध करने पर दबंगों ने लड़कियों की गर्भवती भाभी को भी सड़क पर पीटा। आगरा में एक महिला पर अपनी 2 नाबालिग भतीजियों का रेप करवाने का आरोप लगाया। वारदात के बाद से आरोपी महिला फरार है। नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सेक्टर 78 में बदमाश लूट की वारदात की फिराक में थे। इसी दौरान पुलिस ने इनकी मुठभेड़ हुई और बदमाशों से हथियार और लूट का सामान भी मिला।
गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक हैवान शख्स ने अपनी पत्नी पर चाकुओं से हमला कर दिया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। वाराणसी में सर सुंदरलाल अस्पताल को एम्स बनाने की मांग को लेकर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 13वां दिन है। अस्पताल के 2 डॉक्टर्स मांग को लेकर आमरण अनशन पर हैं। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईआईटी के छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। छात्रों ने डायरेक्टर ऑफिस में जमकर हंगामा भी किया।